नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है। जो लोग इसके आधार पर तैयारी करते हैं उनके लिए प्री निकालना बहुत आसान हो जाता है। हर साल 50% से अधिक प्रश्न कुछ ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स और तथ्यों से ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। जो पिछले 29 वर्षों वाली नोट आपको दी गई है और एडवांस में जो करंट अफेयर की नोट दी गई है, सबसे पहले इसे तैयार कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको सबूत दिखाया है। 2022 में 77 प्रश्न यहीं से पूछे गए, 2023 में 78 क्वेश्चंस आए और 2024 में भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। इस नोट की सबसे खास बात यह है कि आप इसे बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं और एक दिन में कई बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नोट नहीं लिया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको नोट मिल जाएगी। हाँ, एक और बात, आरओ के लिए अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है और साथ में बहुत महत्वपूर्ण रिवीजन नोट भी दी जा रही है। उसकी भी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। चलिए अब करंट अफेयर के टॉपिक्स पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों। टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में अब तक हमने 123 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और 1000 करंट अफेयर सीरीज के ये वीडियो देख जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन्हें देख लेते हैं। आज का पहला टॉपिक है एक जिला एक बल नीति। अभी हाल ही में आप जानते हैं मणिपुर में काफ़ी हिंसाग्रस्त रहा पूरा राज्य और जो वहाँ की जनजातियाँ हैं आपस में उनके बीच में टकराव चल रहा है। तो ऐसे माहौल को देखते हुए मणिपुर की सरकार द्वारा जातीय हिंसा में घिरे मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने की और सुरक्षा बलों द्वारा बेहतर समन्वय और संचालन के लिए एक जिला एक बल जो व्यवस्था है इसे अपनाया है। मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनमें से किसी एक पैरामिलिट्री फोर्स को एक जिला संभालने के लिए दे दिया जाएगा। वहाँ की प्रशासन, वहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स देखेगी, ठीक है। इसके तहत होगा ये कि जैसे कि बीएसएफ को चूराचांदपुर, तेंग नौपाल, उखरुला, इम्फाल, पूर्व और काकचिंग ये 4 जिले बीएसएफ को दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा सीआरपीएफ को कांगपोकपी, इम्फाल पश्चिम और विष्णुपुर जिले ये सब दे दिए जाएंगे। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो एक जिले में विशेष रूप से तैनात किए जाएंगे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर। तो एक जिला एक बल जो व्यवस्था है ये मणिपुर में अभी अपनाई गई है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि मणिपुर ने अभी से लागू किया है, ठीक है। चलिए आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो दोबारा देखा जाएगा। अगला टॉपिक है तेज और हामून चक्रवात। अभी हाल ही में कुछ चक्रवात भारत को प्रभावित किए हैं। उन चक्रवातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक है तेज चक्रवात और दूसरा है हामून चक्रवात। तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जुड़वा चक्रवातों के बनने की भविष्यवाणी की थी इन्होंने। और चक्रवात जो तेज है ये अरब सागर में और चक्रवात हामून इसने बंगाल की खाड़ी में तबाही मचाई थी। तो जो चक्रवात तेज है इसका नाम भारत के द्वारा रखा गया था और जो चक्रवात हामून है जो बंगाल की खाड़ी में आया था वो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा परिवर्तित होने से पहले आंध्र के तट के करीब टकराया और फिर इसके बाद ये मतलब भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर कई जगह पर इसने प्रभाव डाला है। तो इसका नाम ईरान ने दिया है, हामून जो नाम दिया है वो ईरान ने दिया है। बस आपको याद है यहाँ पर केवल 2 बातें रखनी है। तेज और हामून 2 चक्रवात आए हैं। तेज अरब सागर में आया है, हामून बंगाल की खाड़ी में आया है। तेज का नामकरण भारत ने किया है और हामून का नामकरण ईरान ने किया है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है T20 का सर्वाधिक स्कोर। मतलब कोई चीज़ जब एक सीमा से ऊपर मतलब अपने एक रिकॉर्ड स्तर पे आ जाए तो उसे बड़े ध्यान से पढ़िया कीजिए क्योंकि इनके ऊपर प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। अभी हुआ ये है कि T20 जो एशियाई कप हो रहा था, एशियन गेम्स हो रहा था, उसमें क्रिकेट भी शामिल था, आप जानते हैं। तो उसमें जो क्रिकेट में नेपाल की टीम है
उसने अब तक का रिकॉर्ड स्कोर बना दिया। T20 में इतना बड़ा स्कोर अभी तक किसी ने नहीं खड़ा किया था। तो एशियाई खेलों में जो कि झेजियांग के पिंगफेट क्रिकेट फील्ड में नेपाल की जो पुरुष टीम है, इसने मंगोलिया के खिलाफ एशियाई खेलों के ग्रुप मैच के दौरान 20 ओवर में 314 रन, 3 विकेट पर 314 रन का अविश्वसनीय स्कोर बनाया था। ठीक है, और T20 क्रिकेट में 300 का आंकड़ा पार करने वाली ये पहली टीम बन गई है नेपाल। तो आपको बस इतना ही याद रखिएगा कि किसने 300 के ऊपर स्कोर बनाया है। नेपाल की क्रिकेट टीम ने 300 के ऊपर स्कोर बनाया है मंगोलिया के खिलाफ। और कहाँ पर? तो ये एशियन गेम्स में, जो एशियाई खेल हुए थे उनमें बनाया है। ठीक है, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप। अभी वर्ल्ड कप पिछले महीने हुआ और बड़ा चर्चा में रहा ये। तो इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्या क्या इससे पूछा जा सकता है, वो यहाँ पर मैंने इकट्ठा किए हैं। हालांकि बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होते, मैंने उन्हें कवर किया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो क्रिकेट परिषद है ICC, इसने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत या ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया था। तो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। और पहला मैच कहाँ खेला गया, उद्घाटन मैच? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इसके अलावा आधिकारिक जो मतलब इसका शुभंकर क्या रहा है, जो अभी वर्ल्ड कप खेला गया है इसका शुभंकर दो शुभंकर रहे हैं, एक नहीं दो रहे हैं। इनको क्रिस्टोवर्स का नाम दिया गया है। दोनों शुभंकरों को क्रिस्टोवर्स कहा गया है। तो भारत में जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले शुभंकर जोड़ी के नाम के रूप में ब्लेज और टोंक, जो शुभंकर हैं इनका नाम है ब्लेज और टोंक। जोड़ी के रूप में इनको क्रिस्टोवर्स कहा गया है, लेकिन अलग अलग ब्लेज और टोंक नाम है। ठीक है, और अभी इसका एक थीम सॉन्ग भी बनाया गया था। थीम सॉन्ग किसने बनाया है? तो प्रीतम ने, जो हमारे सिंगर हैं प्रीतम दा, उन्होंने। और थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। क्या है? दिल जश्न बोले। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है जो ICC से मतलब अभी विश्व कप से निकल के आ रहा है? तो वो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के पूर्व कप्तान अजय जडेजा को 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में हो रहे वनडे विश्व कप के लिए टीम का मेंटर नियुक्त किया है। तो अफगानिस्तान टीम के मेंटर कौन थे? अजय जडेजा। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो आपने वर्ल्ड कप तो देखा अच्छे से, कौन सी टीम फाइनल में गई, कौन सेमीफाइनल में गई, कौन फाइनल जीता, ये सब आपको पता है। लेकिन ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो आपको नहीं पता थे। ठीक है, तो मैंने इन्हें अलग से कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है 19वां एशियाई खेल, या 19वें एशियन गेम्स हुए हैं। तो ये कहाँ पर हुए, कब हुए, थीम क्या थी और शुभंकर क्या था, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, तो आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था चीन के हांगझोउ शहर में। कहाँ पर? चीन के हांगझोउ शहर में। कब से कब तक? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ शहर में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन किसने किया? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशियन गेम्स का उद्घाटन किया था। ठीक है, आगे है भारतीय दल से कितने लोग गए थे? तो भारतीय दल में 655 लोग इसमें भाग लिया है। ठीक है, शुभंकर क्या था? शुभंकर था कॉन्ग, ये कॉन्ग, लियन, चेन स्पोर्टी रोबोट। ये 3 नाम हैं शुभंकरों के। ठीक है, और स्लोगन या मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ये एशियन गेम्स का स्लोगन था। कुल कितने देश शामिल हुए थे इसमें? तो कुल 45 देश शामिल हुए और 40 खेल शामिल हुए थे। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहूँ तो यही प्रश्न है। तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। 19वें एशियन गेम्स में भारत ने 107 पदक जीते, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते। कितने? 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कहूँ इसमें से तो यही है कि ध्वजवाहक कौन थे? तो 2 लोग थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन। ये 2 लोग हमारे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो हॉकी टीम के गोलकीपर
पी आर श्री राजेश समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। इसके बाद अगर कहा जाए सर्वाधिक 19 पदक एथलेटिक्स में मिले हैं भारत को सबसे ज़्यादा किस गेम में पदक मिले हैं? एथलेटिक्स में 19 नहीं 29, माफ़ कीजिएगा, मैंने मतलब देख में सही रहा हूँ और गलत बोल रहा हूँ। 29 पदक एथलेटिक्स में मिले हैं भारत को एशियन गेम्स में, याद रखिएगा। इसके बाद निशानेबाजी में 22 पदक और तीरंदाजी में 9 पदक हासिल हुए हैं। इस तरह टोटल 107 पदक हासिल किए गए हैं। और जो पिछला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? तो जकार्ता में हुआ था 2018 में, ठीक है। और उसमें भारत ने 70 पदक जीते थे, 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य। और अगला एशियन गेम्स 20वां कहाँ पर होगा? ये 2026 में जापान में होगा। बस इतनी से फैक्ट आपको ज़रूर याद रखने हैं। बाकी कुछ और फैक्ट है कि किसने किस व्यक्ति ने या किस खिलाड़ी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, कांस्य पदक जीता। तो 107 पदक याद रखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। जैसे नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, और भी ऐसे कई बहुत सारे स्वर्ण पदक जीते गए हैं। सारे याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एशियन गेम्स के जो अदर फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो पदक वाले आप किसी मैगजीन से देख लीजिएगा, लेकिन याद नहीं रख पाएंगे। 107 पदक याद रखना मुश्किल है, ठीक है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है 37वां राष्ट्रीय खेल। क्या है? 37वां राष्ट्रीय खेल। 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में क्या है? तो ये 26 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के फतोर्दा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया था। तो यहाँ पर क्या क्या तथ्य आपके सामने आए हैं? सबसे पहला तो उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 26 अक्टूबर को। और कहाँ खेला गया है? ये हमारे जो राष्ट्रीय गेम्स हैं 37वें, ये गोवा में खेले गए हैं। बाकी आप स्टेडियम का नाम यही नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, बस ये याद रखिएगा 37वें नेशनल गेम्स गोवा में खेले गए हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेट सेट गोवा। क्या था? गेट सेट गोवा। और 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा नामक आधिकारिक शुभंकर क्या था? मोगा। राष्ट्रीय गेम्स का शुभंकर क्या था? मोगा। और ये जो शब्द है मोगा, ये कोंकणी भाषा से लिया गया है, जिसका अनुवाद है प्रेम। इतना खास याद रखने की जरूरत नहीं है, बस शुभंकर याद रखिएगा, मोगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबू धाबी मास्टर 2023। तो हुआ ये है कि संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी मास्टर 2023 में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुडा ने सामिया इमाद फारूकी को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। प्रश्न सीधे सीधे बनेगा, हाल ही में आयोजित अबू धाबी मास्टर 2023 की विजेता कौन है? महिला विजेता कौन है? तो ये भारत की है। महिला एकल विजेता कौन है? सामिया इमाद फारूकी। और जो एकल विजेता के अलावा युगल में भी भारत की महिलाओं ने ही जीता है। हालांकि पुरुषों में हमारे पास मेडल नहीं आया है, लेकिन महिलाओं में दोनों मेडल, एकल का और युगल का, दोनों का, अबू धाबी मास्टर का दोनों मेडल भारत के पास आए हैं। तो सामिया इमाद ने एकल खिताब जीता है, और महिला युगल में अश्वनी बोपन्ना और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने डेनमार्क की जूली फिनेडेट और इप्सेन और मुराई सूरो को हराकर ये खिताब जीता है, युगल वाला। तो बस इतना याद रखिएगा, अबू धाबी जो मास्टर है उसमें महिलाओं वाला दोनों खिताब भारत ने जीता है, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है मालदीव के नए राष्ट्रपति। बहुत संभावना है कि इससे सवाल बने। पिछली बार न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति सवाल बना था। अब मतलब कि आसपास जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, खासकर पड़ोसी, उनके जो अगर प्रधानमंत्री या नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू। कौन है? मोहम्मद मुइज़ू जो है, ये राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है। किसने जीता है? मोहम्मद मुइज़ू ने। और किसको हरा के जीता है? तो अभी तक इब्राहिम मोहम्मद सोली इसके पहले तक राष्ट्रपति थे। अब मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति हैं मालदीव के। और ये कहा जाता है कि मोहम्मद सोली भारत के समर्थक थे, लेकिन मोहम्मद मुइज़ू जो है ये चीन के समर्थक हैं, इसलिए ये भारत के लिए चिंताजनक बात है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है उड़ीसा और त्रिपुरा के नए राज्यपाल। अभी हाल ही में उड़ीसा और त्रिपुरा के नए राज्यपाल चुने गए हैं, तो ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। अक्सर मिलान करने के लिए आ जाता है कि इस राज्य के कौन राज्यपाल हैं, तो आप एक बार जितने राज्यपाल हैं
वो देख ले आइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नए राज्यपाल कौन चुने गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान होता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की द्वारा चुना जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और उड़ीसा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्त की है। तो और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन? रघुवर दास, इन्हें उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। और रघुवर दास जो हैं वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अब तक राज्यपाल थे प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर रघुवर दास आए हैं। और त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल हैं और इन्होंने सत्यदेव नारायण का स्थान लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। पिछली बार इस पे सवाल बना था, अभी फिर से नए मुख्यमंत्री वहाँ चुने गए हैं। कौन है? तो न्यूजीलैंड के 38वें प्रधानमंत्री के रूप में नेशनल पार्टी के नेता क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, नाम याद रखिएगा, पिछली बार इसे सवाल बना था जब क्रिस हॉपकिंस चुने गए थे, तो इनके बारे में पूछा गया था। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि जब पिछले ही साल ये चुने गए थे क्रिस हॉपकिंस, तो ये आप क्यों चुने जा रहे हैं? तो क्रिस हॉपकिंस जो इसके पहले प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पर आए थे, तो कार्यकाल केवल 1 साल का बचा था। तो अब ये जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो नए जो प्रधानमंत्री हैं वो क्रिस्टोफर लक्सन चुने गए हैं। ठीक है, चलिए, और क्रिस्टोफर लक्सन नेशनल पार्टी के हैं और जिसके पहले क्रिस हॉपकिंस थे वो लेबर पार्टी के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो डेनियल नोबा। क्या नाम है इनका? डेनियल नोबा। एक व्यापारिक वंशज ने, ये मतलब व्यापारिक फैमिली से हैं, बिजनेस फैमिली से हैं, इन्होंने 52% से अधिक वोट के साथ चुनाव जीता है। कहाँ का? इक्वाडोर का। और 35 वर्ष की आयु में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। तो आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि हाल ही में इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं डेनियल नोबा। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? गुइलेर्मो लासो का। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। क्या है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है और भारत में क्या स्थिति है वो देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, और इसको क्या कहते हैं? यूएनएफपीए और भारत ने मतलब भारत की यूएनएफपीए है, यूएन की संस्था का एक जो कार्यालय है वो लगभग हर देश में होता है। तो भारत में जो यूएनएफपीए का कार्यालय है उसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के साथ मिलकर एक इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 का अनावरण किया है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है। क्योंकि भारत बढ़ती आबादी की ओर, जनसांख्यिकी बदलाव की ओर बढ़ रहा है, इसलिए भारत में बुजुर्गों की आबादी अब मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कुल आबादी का 14.9% होगी। तो 2036 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी कितनी हो जाएगी? 14.9% हो जाएगी। और इसके अलावा और ये बात कही गई है कि सदी के अंत तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की संख्या 36% हो जाएगी। सदी के अंत तक मतलब ये तो 2000 का सन चल रहा है ना, 2023, 2024, 2025, तो ये 2099 तक 36% जो आबादी होगी वो भारत में वो बुजुर्गों की होगी। धीरे धीरे भारत बूढ़ों का देश हो जाएगा। और फिलहाल 15 से 59 वर्ष की आयु वालों की आबादी में हिस्सेदारी में 2045 तक गिरावट आएगी, ऐसा यूएनएफपीए के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा गया है। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट के बारे में आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा, याद रहे तो। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्या है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट किसने जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। किसने? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी जो है वो 4.2% अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ
37% पहुँच गई है। यानी कि महिला जो श्रम भागीदारी है उसमें 4.2% की वृद्धि हुई है और अब टोटल कितने भागीदारी हो गई है? 37% भागीदारी महिलाओं की है। ठीक है, इसमें शहरी क्षेत्रों में 25.4% महिलाएं श्रम में भागीदारी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 41.5% महिलाएं श्रम में भागीदारी निभाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 50.7% से बढ़कर 60.8% हो गई है और जबकि शहरी क्षेत्रों में 47.6% से बढ़कर 50.4% हो गई है। ठीक है, अगर श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 48.1% था। अब इससे बढ़कर 22-23 में 59.4% हो गया है और जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 43.9% से बढ़कर 47.7 हो गया है। ठीक है, और अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 2017-18 में 5.3% से घटकर 22-23 में 2.4% हो गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये 7.7% से घटकर 5.4% हो गई है। तो ये कुल आंकड़े थे श्रम बल भागीदारी से संबंधित। तो इसमें बेरोजगारी के भी आंकड़े हैं, जनसंख्या अनुपात के, श्रमिक जनसंख्या अनुपात के भी आंकड़े हैं। तो एक बार आप मतलब सरसरी निगाह से देख लेंगे तो शायद याद रह जाए। ठीक है, और पीसीएस में अक्सर ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, आईएएस में भी पूछे जाते हैं कथन के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 हुआ ये कि 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर और सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है 15वें वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में तेज है। तो इसमें भारत जो है 47 देशों में 45वें स्थान पर है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत 47 देशों में 45वें स्थान पर है। हालांकि 2022 में 44 देशों में 41वें स्थान पर था, लगभग वही एक ही जैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो और 2021 की बात करें तो 43 देशों में 40वें स्थान पर था। तो बहुत खास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आंकड़े अगर याद रखेंगे, दिमाग में रहेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में बहुत बार आईएएस और पीसीएस दोनों में सवाल पूछे गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 2023 में कुल 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो 111वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का है। भारत में भूख की स्थिति को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 2022 के संस्करण में 121 देशों में 107वां स्थान था। ठीक है, तो कभी कभी पीछे का भी पूछ लेता है। तो 2022 में हमारा क्या स्थान था? 107वां, और अभी क्या स्थान है? 111वां, यानी स्थिति और खराब हो गई है। भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% और 5 वर्ष से कम उम्र की जो मृत्यु दर है वो 3.1% है, और 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की जो व्यापकता है वो 58.1% है। ठीक है, चलिए, भारत में बच्चों की कमजोरी दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% है, जो तीव्र अल्पोषण को दर्शाती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें नंबर पर, बांग्लादेश 81वें नंबर पर, नेपाल 69वें नंबर पर और श्रीलंका 60वें नंबर, यानी कि जितने ही पड़ोसी देश हैं भारत से अच्छी स्थिति में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, याद रखिएगा, इसके फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन यानी चिकित्सा में 2023 का नोबेल पुरस्कार हंगरी के कैटलिन कारिको और यूएसए के डू विसमैन को दिया है। किसे? कैटलिन कारिको, नाम याद रखिएगा, और डू विसमैन। और इन्हें क्यों दिया गया है? तो कैटलिन कारिको और डू विसमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोज की, जिसने जो कोविड-19 है इसके खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में सक्षम किया है। तो मतलब कोविड-19 के mRNA टीकों को विकसित करने में सहायता देने के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन की खोज की थी इन्होंने। इसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार किसे गया है? तो ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी। ये किस देश की है? ईरान की है। अभी ईरान में एक रेवोल्यूशन चल रहा था, एक क्रांति चल रही थी महिलाओं की बुर्का के खिलाफ, ठीक है। तो उसी में पर्दे के खिलाफ जो एक क्रांति चल रही थी, तो उसमें एक जो नरगिस मोहम्मदी थी, ये इन्होंने बढ़ चढ़ कर नेतृत्व किया था और इन्हें जेल में डाल दिया गया। इन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया ईरान में, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है वो देख लेते हैं। तो वर्ष 2023 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फॉसे, क्या नाम है? जॉन ओलाव फॉसे को चुना गया। नाम याद रखिएगा, जॉन ओलाव फॉसे। और जो ये फॉसे हैं, इनको उनके नवोन्वेषी नाटकों और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उनकी अनकही को आवाज़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार फ्रांस के मॉगी जी बॉवेडी और यूएसए के लुइस ई ब्रूस, किसको? लुइस ई ब्रूस, और रूस के एलेक्सी आई एकीमोद, ये 3 लोगों को केमिस्ट्री यानी रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस लिए? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम इनका याद रखिएगा। और क्वांटम डॉट्स जो होते हैं, ये नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे छोटे घटक होते हैं, जो टेलीविज़न और एलईडी लैंप से अपनी रोशनी फैलाते हैं और कई अन्य चीज़ों के अलावा ट्यूमर की जो ऊतक हैं उनको हटाते समय जो सर्जरी करने वाले सर्जन होते हैं उनका मार्गदर्शन भी करते हैं ये क्वांटम डॉट्स। तो बस याद रखिएगा कि जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। आगे है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इसके लिए पियरे एगोस्टिनी, हंगरी के फ्रेरेंक क्रॉस्ड और फ्रांस के एनी एल हुइलियर, बड़े कठिन नाम है, थोड़ा सा याद रखना कठिन है, लेकिन ये आप कई बार इनको पढ़ लेंगे तो जब एग्जाम में आएगा तो क्लिक कर जाएगा। इन तीनों लोगों को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्होंने प्रयोगात्मक तरीकों के लिए पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स को उत्पन्न किया था, ठीक है। तो बस ये प्रभाव याद रखिएगा किस लिए इन्हें दिया गया है। 3 लोगों के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस दिया गया है? तो आर्थिक विज्ञान में महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए। किस लिए दिया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए यूएसए की अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन, क्या नाम है इनका? गोल्ड से याद रखिएगा, गोल्ड जो है अर्थशास्त्र में सोने का बड़ा महत्व है, तो जो क्लाउडिया गोल्डिन है इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे है ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला। एक अवार्ड है ग्लोबल इंडियन अवार्ड, इसको गाला नाम से भी कहा जाता है। तो ये किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध लेखक और समाजसेवी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति बहुत चर्चा में रही हैं। इन्हें अभी पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और आपने कई शोज में इन्हें, कपिल शर्मा के शो में भी इन्हें देखा था। तो इन्हें टोरंटो में, कहाँ पर? कनाडा के टोरंटो में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये 50,000 रुपये यानी $50,000 के साथ ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला से सम्मानित किया गया। बस आप याद रखिएगा ग्लोबल इंडिया अवार्ड जो गाला है वो किसे दिया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को ये दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार या प्रेसिडेंट कलर सम्मान। ये सेना में दिया, सेना की किसी न किसी टुकड़ी को दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है? तो नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को, नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को, जिसे 3 नागा नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रेसिडेंट जो कलर अवार्ड है वो दिया गया है। और जो प्रेसिडेंट कलर सम्मान है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी ओर से सेना प्रमुख द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे सरस्वती सम्मान। इस साल 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2022 की में उनकी आत्मकथा है सूर्य
वामसम, क्या नाम है, सूर्य वामसम, इसके लिए तमिल लेखिका शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र, प्लेक और 15 लाख रुपए के साथ दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो जो सरस्वती सम्मान है वो भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में जो उल्लेखनीय उत्कृष्ट साहित्यिक कृति होती है उसके लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ये हार्वर्ड का है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा भी एक वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि वो हार्वर्ड से ही लॉ की डिग्री मतलब प्राप्त किया है उन्होंने, वहीं से पढ़ के आए हुए हैं। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, वहीं के पूर्व छात्र हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को उन्हीं के संस्थान हार्वर्ड के द्वारा प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है कानून और न्याय के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को प्रमाणित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है CRIIO फॉर गुड, ये पूरा नाम है CIIO फॉर गुड। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ, 4 संस्थाएं हैं इसमें मिली हुई हैं, ICC, BCCI, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय। इन चारों ने मिलकर 1000 बच्चों के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड ये लॉन्च किया है। और ये जो हैशटैग CRIIO फॉर गुड जो है ये इसके माध्यम से क्रिकेट की लोकप्रियता और युवा दर्शकों के साथ इस खेल के भावनात्मक संबंध का उपयोग करते हुए बच्चों और युवाओं को महत्वपूर्ण जीवन कौशल और लैंगिक समानता का महत्व सिखाना है। बस आप ये याद रखिएगा इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन संस्था शामिल है, और ये लैंगिक समानता के लिए मुख्य रूप से चलाया गया है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं। आज का आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है, वंदन योजना। क्या है, वंदन योजना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपने मतलब योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता ने उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने अपनी बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश में वंदन योजना क्यों शुरू की गई है, तो जो सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक जो स्थल हैं धार्मिक महत्व के, उनके लिए विकास के लिए वंदन योजना शुरू की गई है। अब इस योजना में क्या किया जाएगा, इस योजना में जो ये ऐसे स्थल हैं उन पर प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और उनमें आने जाने के लिए लिंक रोड और बेंच सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो स्थापित की जाएंगी। और हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी और प्रत्येक समिति ऐसे 2-2 स्थलों का चयन करेगी। ठीक है, और इस योजना के तहत कनेक्टिविटी, विश्राम स्थल, शेड, पेयजल, प्रकाश, पेंटिंग, इंटरलॉकिंग, ये सब काम किया जाएगा। और इस योजना में सिर्फ 2023-24 के अंतर्गत ही 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के ये 50 टॉपिक रहे। धन्यवाद।